चलिए, आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे टेंसेस, ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस मीन्स समय, ठीक है। टेंसेस का मतलब होता है टाइम, और टाइम में हम क्या करते हैं, टाइम में हम काम करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी अगर टेंस की मतलब एक मीनिंग क्या हुआ, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टेंसेस वो रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था, राइट। अब देखो, अगर टाइम की बात करें तो टाइम जो मतलब मेनली अगर मैं बात करूं तो टाइम तीन तरह का होता है, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में मतलब आपकी एज अभी 18 और 20, मतलब इसी एज के बीच में होगी, तो आप 20 साल पहले बॉर्न हुए थे, तो क्या है, ये आपका पास्ट है। प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, अभी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, दैट इज योर प्रेजेंट टाइम। एंड फ्यूचर, आपने टेस्ट मतलब फिल किया है या कुछ और आगे आप जॉब करोगे, तो ये आपका फ्यूचर हो गया, ठीक है। सो टाइम में भी मतलब जो वर्क की सिचुएशंस हैं वो अलग अलग रहती हैं काम की। जैसे हम एक ही समय में एक ही काम नहीं करते हैं, ठीक है। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, देन हमने लंच करा, ठीक है। अभी हम मतलब कोई एक काम होता है कि आप उसको एक टाइम में कंप्लीट करते हो। अगर आप कपड़े धो रहे हो तो आप पूरा दिन कपड़े तो नहीं धोते रहोगे ना, ठीक है। एक लिमिट आएगी, मतलब एक समय में आप उस वर्क को खत्म करोगे, उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। सो इसी तरह में टाइम में वर्क की जो सिचुएशंस होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो इन्हीं को इंग्लिश ग्रामर में टाइम दे रखा है, मतलब वर्क की एक कैटेगराइज कर रखा है। जैसे इंडेफिनिट में, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में, देन परफेक्ट में, एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर था। तो अगर आप देखोगे कि टाइम, जैसे कि मैंने कहा कि टाइम जो है, जो मतलब टेंसेस होते हैं वो कौन कितने तरह के होते हैं, थ्री, ठीक है। कौन कौन से, एक हो गया आपका प्रेजेंट, देन पास्ट, एंड देन फ्यूचर, ठीक है। अब देखो, इसमें भी ये तो हो गया आपका टाइम। ये क्या चीज है, ये तीनों हैं आपके, क्या है, टाइम, ठीक है। अब इनको अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में भी क्या है, प्रेजेंट में अलग अलग से टाइम का जो काम है उसको कैटेगराइज किया गया है। किस तरह से किया गया है, सो फर्स्ट है इंडेफिनिट, जिसको कि सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। फिर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फिर आ गया आपका परफेक्ट, एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसके साथ में ये लगा लेंगे हम। तो ये देखो, इस हिसाब से अगर हम बात करें तो फोर, फोर, फोर कितने हो गए, 12। मतलब हमें क्या करना है, अब हमें 12 जो है वो रूल्स रेगुलेशन पढ़ने हैं, किसके, इन सबके, ठीक है। इन सबके हमें मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, देखो, क्योंकि 12 हैं, ये सारे ही 12 हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इसके रूल्स अलग होंगे, इसके रूल्स अलग होंगे, इसके भी। तो हमें इस तरह से क्या करना पड़ेगा, इसको, इनके सबके रूल्स जो हैं वो अलग अलग हमें करने पड़ेंगे। और एक बात बता दूं, देखो जो टेंस होते हैं ना, वो एक बेस होता है, बेस होता है इंग्लिश ग्रामर का। अगर आपको टेंसेस के रूल्स और पूरी इंग्लिश जो है वो टेंसेस पे ही बेस होती है। अगर आपको परफेक्टली अगर टेंसेस आ गए तो आपकी इंग्लिश में एक पकड़ बन जाती है, ठीक है। सो इस तरह से, एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। मैं नहीं जानती लास्ट बैच में आपने कितना पिकअप किया था,
ठीक है। बट आपको पता है कि जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज हमारी जो है वो पक्की होती है, राइट। सो इसलिए ये नहीं सोचना है कि हमने ये कर लिया है, हमें तो बिल्कुल वो है, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल इतना हाई है कि जितना आप पढ़ोगे ना उतना कम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ तक आ गया समझ? किसी को कोई क्वेश्चन? हम्म, क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो प्लीज। ओके, सो फर्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, और इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है। और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इसके रूल्स की बात करें तो क्या होता है, जो इसके रूल्स हैं, सबसे पहले क्या होता है, सिंपल की अगर बात करूं तो सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सिंपल सा। और अगर मान लो सब्जेक्ट आपके पास क्या है, अगर सब्जेक्ट है आपके पास में आई, वी, दे, यू और प्लूरल, ठीक है। अगर ये है आपके पास में तो क्या होगा, तब ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपके पास में आई, वी, दे, यू प्लूरल है, तब आपके पास में ये वाला जो रूल है वो अप्लाई होगा। क्या, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, देन हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका आ गया रूल नंबर 1। इसके साथ साथ एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, आई सिंग अ सॉन्ग, ये आपका एक सिंगुलर में आ गया, मतलब फर्स्ट पर्सन में आ गया। एक हम लोग ले लेते हैं प्लूरल में, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। ओके, ये आपका आ गया प्लूरल में। तो इस तरह से मतलब देखो, ये क्या है, सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये अ सॉन्ग जो है आपका ऑब्जेक्ट आ गया। उसी तरह से प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में चिल्ड्रन प्लूरल है, प्ले एंड फुटबॉल, ठीक है। और इसी के बीच अगर देखो बात करते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, सब्जेक्ट अगर हमारे पास में ही, शी, इट और सिंगुलर, अगर हमारे पास में इस तरह का सब्जेक्ट कोई भी आता है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस या फिर ईएस का यूज करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। और यहीं पे जो है वो मिस्टेक होती है। क्या होता है फिर, चलो पूरा लिख देते हैं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज किया जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, जैसे ही गोज टू टेम्पल, ठीक है। शी गोज टू टेम्पल, या फिर सिंगुलर कोई भी ले लो, माई मदर कुक्स फूड। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? बताओ जरा। शी सिंग्स वेरी वेल आ जाएगा। इट के साथ में भी हमेशा
हाँ, इट का मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इट अगर मतलब नॉर्मल है, जैसे बेबीज वगैरह हो, तब भी हम इट का यूज करते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में? हम्म। यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट इसका देखो, ये देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम लोग ये सिंपल सेंटेंसेस है, ये सिंपल सेंटेंस है और ये भी सिंपल सेंटेंस है, देन ये दोनों भी सिंपल सेंटेंस है। क्या हो अगर हमारे पास में कुछ नेगेटिव दे के रखा हो? तो देखो, ये सिर्फ रूल समझा रही हूं मैं आपको पहले, ठीक है? अगर नेगेटिव सेंटेंस हो हमारे पास में तो क्या होता है? तो अगर सब्जेक्ट अगर हमारे पास में है सिंपल, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है? फिर डू नॉट एंड डज नॉट इकट्ठा लिख दिया, अभी समझा रही हूँ। और फिर क्या आता है? फिर आएगा हमारे पास में V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो अब अगर एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, अब यू से लेते हैं हम सब्जेक्ट हमारे पास में, यू डू नॉट टेक टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है? यू डू नॉट टेक टी एवरी मॉर्निंग, राइट? ये हो गया आपका। अब देखो, ये डू नॉट, हमने डू नॉट लगाया है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर डज नॉट कहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है? सो डज नॉट कहाँ पे लगाया जाता है? अभी जैसे मैंने पिछले वाले रूल में आपको बताया कि डज नॉट हमारा कहाँ पे लगेगा। डज नॉट जहां पे आपके पास में ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन देके रखा होगा, ठीक है? वहां पे आप डज नॉट का यूज करोगे, राइट? जैसे बीना, नेम ऑफ द पर्सन है, नेम ऑफ द पर्सन सिंगुलर है, बीना। सो बीना डज नॉट रन एवरी मॉर्निंग, ठीक है? अब जब आपने यहाँ पे डज लगा दिया है, मतलब यस का यूज कर दिया है, तो यहाँ पे आप रन्स नहीं लगाओगे, ठीक है? लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस होगा फिर आप लगाओगे। जैसे मैं इसको सिंपल सेंटेंस में लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी, बीना रन्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है? बट अगर हमें हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस में लेके जाना है, तो हम बीना डज नॉट रन एवरी मॉर्निंग इस तरह से करते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। हम्म। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे द tortoise moves वेरी स्लोली। इसको करो आप, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करो जरा। चेंज दिस सेंटेंस इनटू The नेगेटिव। turtle does not यस, move very slowly. यस, वेरी गुड। द tortoise does not move very slowly, फिर ये वाला एस जो है वो कहाँ पे लग जाएगा? वो लग जाएगा आपका does not के साथ। द tortoise does not move very slowly, ठीक है? क्लियर? क्लियर हुआ आपको? ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हमारा हो गया कौन सा? नेगेटिव, सारे ही, ठीक है? जैसे सब्जेक्ट मैंने आपको पीछे लिखे थे, सारे के सारे जो भी होते हैं, जैसे आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल होंगे, उसके साथ में आप डू नॉट का यूज करोगे। और जो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन वाले जितने भी होंगे, उसके साथ में आप क्या यूज करोगे? उसके साथ में आप डज नॉट का करोगे नेगेटिव में, ठीक है? और उसमें V1 के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ईएस का यूज करें। हो गया? क्लियर है ना? अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है देखें।
जरा सा अगर आपको पहले वाला रूल समझ में आ जाएगा ना, अगर दिमाग में बिठा लिया, तो फिर सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं। ओके। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मतलब जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, जो भी प्रश्न वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, वो होते हैं आपके इंटेरोगेटिव। ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे, इसमें डू और डज जो है वो सबसे पहले आता है। ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, फिर से सब्जेक्ट जो भी आपके पास में देखे रखा हो, देन V1, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो इस तरह को कोई भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे जो डू या फिर डज से स्टार्ट होता है। जैसे डज ही प्ले हॉकी। डज ही प्ले हॉकी। ही है हमारे पास में, तो हमने डज का यूज किया है। ठीक है। अगर मैं डू का यूज करूंगी तो क्या आ जाएगा? डू दे बिलीव इन गॉड। डू दे बिलीव इन गॉड। ठीक है। तो इस तरह से दे जो है वो हमारा प्लूरल रहता है, तो इसलिए हमने इसके साथ में डू का यूज किया है। क्लियर हो रहा है? हम्म। Yes, ma'am. ओके। सो इस तरह से आई होप समझ में आ गया होगा। एक और होता है आपका जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है, उसमें डू और डज के साथ में क्या यूज करते हैं आप लोग? नॉट का यूज करते हैं। ठीक है। एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये इजी है। अगर दोनों समझ में आ गए तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। देखो, इसमें रूल्स क्या कहता है, डू या फिर डज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, जो भी आपके पास में सब्जेक्ट देके रखा होगा वो हो जाएगा। देन डू और डज, फिर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन V1, और फिर ऑब्जेक्ट। ओ सॉरी, हाँ ऑब्जेक्ट। एक मिनट। ठीक है। सो इसका कोई भी सेंटेंस बताओ मुझे। कोई भी एग्जांपल दे दो, कोई भी, खुद दो आप। हम्म। Does he not play cricket? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट? हाँ, ये भी ठीक है। कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे डज द मदर कुक्स फूड फॉर अस। ठीक है। इस तरह से जो भी अकॉर्डिंग टू इसका जो है वो हो जाएगा। डज माई मदर कुक फूड फॉर अस। ठीक है। एक डू का ले लेते हैं, जैसे डू वी सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब बताइए, समझ में आ गया यहाँ तक? मैम लेकिन ये तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है ना, तो इसमें नॉट भी तो सॉरी, आएगा हाँ। बीच में। यस यस, डू वी नॉट आ जाएगा। डू माई मदर, डज माई मदर नॉट कुक। क्लियर? चलिए एक सेंटेंस बताइए मुझे अब। आपने बताना है कि मैंने सही लिखा है ये वाला सेंटेंस या गलत लिखा है। डज द स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश?
बताइए। मैम गलत है, क्या है इसमें? क्योंकि डज। यू आर नॉट ऑडिबल। शिवानी प्लीज आप चैट के थ्रू बता दो। मैम जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, हाँ, यस तो वेरी गुड। डज नहीं होगा, या डज फिर नहीं, हाँ दोनों में से डज। एक चीज है। यस वेरी गुड। यहाँ पे डज का यूज नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास में सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है प्लूरल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डू। डू द स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ही जब आप एरर ढूंढोगे ना सेंटेंस में, फिर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और सेंटेंस है, मनीष आप भी बोलो। monkeys does not love bananas. Hmm. This is also wrong or right? रॉन्ग। Wrong. monkeys again plural है, और यहाँ पे does का यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा? do का, ठीक है। यस वेरी गुड। monkeys do not love bananas. देखो, ये थे आपके सिंपल रूल्स जो कि आपको टेंसेस से पहले आने चाहिए, लेकिन उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो, ये जो रहते हैं ना आपके, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत जो है वो हम लोग इस तरह से भी सेंटेंसेस को रख सकते हैं। अगर रेगुलर एक्शन में अगर कोई काम होता है, यहां से आप ध्यान से देखना, रेगुलर एक्शन, ठीक है। रेगुलर एक्शन मतलब नियमित कार्य, कोई जो काम जो कि आप हर रोज करते हो, कोई ऐसा काम, ठीक है, वहां पे आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हो। जैसे आई कम हेयर डेली, ठीक है। मैं यहाँ रोज आता हूँ, तो ये क्या है? एक रेगुलर एक्शन है। आप रोज आते हो यहाँ पे, आपकी जॉब लगी है, या फिर आप कोचिंग ले रहे हो, या फिर कुछ भी किसी भी काम से अगर आप आते हो, तो वो फिर टेंस जो है वो किसके अंतर्गत आता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। रेगुलर एक्शन जहां पे भी रहता है वहां पे आपका इसका यूज करते हो। नेक्स्ट है इरेगुलर एक्शन, ठीक है। पिछली बार मैंने आपको रूटीन एक्शन के बारे में बताया था। रूटीन एक्शन, रेगुलर एक्शन बोथ आर सेम, ठीक है। रेगुलर एक्शन या फिर रूटीन एक्शन, हर काम जो है आप करते हो, ठीक है। अब आता है इरेगुलर एक्शन। अब इरेगुलर जो एक्शन रहता है वो क्या है? मतलब अनियमित कार्य। अनियमित कार्य क्या होता है? जो सडन से आता है, ठीक है। अनियमित कार्य मतलब अब अगर अर्थक्वेक आता है तो वो बता के नहीं आएगा, ठीक है। वो क्या है? इरेगुलर एक्शन है, कभी भी आ जाएगा। सो इस सिचुएशन में भी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जैसे अर्थक्वेक कम इन जापान, आपको पता है कि जापान जो है, जापान में अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं। अर्थक्वेक कम इन जापान, ठीक है, इस तरह से, राइट। और हैबिट्स, अगर हैबिट्स होती है, कोई भी हैबिट, अगर आदत हो, कोई आदत, पता है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एक्शन एंड हैबिट्स, ठीक है। आदत अगर आपकी कोई भी हो, कोई भी, जैसे कोई नील्स अपने काटता है, या फिर ड्रिंकिंग की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, ये सारी ही क्या होती है? हैबिट। अगर हैबिट हो किसी को भी, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज यहाँ पे किया जाता है। यू कैन से इट सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। जैसे ही स्मोक्स, ही स्मोक्स, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज
यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो एक ट्रूथ रहता है, ये आपको आई थिंक सबको पता होगा। यहाँ तक कोई किसी का डाउट है तो प्लीज पूछ लो। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट मैं बात कर रही थी यूनिवर्सल ट्रूथ की। ओके, सो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, मतलब एक जो, अब ये बहुत बार हो चुका है और आपको आई एम श्योर कि आपको पता भी होगा। ठीक है, जैसे सूरज कहाँ से निकलेगा? ईस्ट से। ठीक है, जो अर्थ है वो क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी। ये कौन से मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, वो होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसके साथ में भी हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब देखिए, कुछ नोट है जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। क्या है? फर्स्ट थिंग, याद रखना, जो भी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस होते हैं और जो स्पोर्ट्स की कमेंट्री होती है, ठीक है, उनको भी हमेशा सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, प्लीज लिसन केयरफुली, आई रिपीट अगेन। न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस होते हैं, ठीक है, और जो स्पोर्ट्स की कमेंट्री होती है, वो हमेशा हमेशा जो होती है वो किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखी जाती है। ठीक है, राइट? जैसे न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन देखते हैं, पीएम साइंस डील। ये एक न्यूज़पेपर की हमारे पास में हेडलाइन है। ठीक है, बाकी मैंने क्या कहा कि जो स्पोर्ट्स की कमेंट्री होती है, जैसे सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, सचिन strikes the ball and off it goes across the boundary line। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज, अगर इन फ्यूचर, अगर मतलब निकट भविष्य में, कोई फ्यूचर में किसी प्लान्ड काम को शो करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई काम करना है जो कि फ्यूचर में करने वाले हैं हम लोग, तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव्स, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. ओके, अब मैं आपको सेंटेंस लिख के दे रही हूँ यहाँ पे और आपने करेक्शन करना है इनको। ठीक है, और नहीं आएगा समझ में तो पूछना। फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, व्हाट ही नोज, बहुत ध्यान से, व्हाट ही नोज अबाउट यू, अबाउट यू, बोलो।
देखो, छोड़ो, मैं दोनों का एक दूसरा सेंटेंस देखो, फिर मैं दोनों की आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। देखो, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, अभी बताती हूँ क्यों। सेकंड सेंटेंस देखना, और व्हाट का जो यूज हुआ हुआ है उसको भी देखना साथ में। मैंने लिखा यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक वर्ड हमने स्टार्टिंग में लिया है, एक वर्ड हमने बीच में ले रखा है, और ये सेंटेंस आपका राइट है। बट पहले इसको करेक्शन करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या रीजन है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट ही नोज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट डज। व्हाट डज ही नो अबाउट यू। अब सुनो, व्हाट ही नोज अबाउट यू ये रॉन्ग है, ठीक है। व्हाट डज ही नो अबाउट यू, और ये सेंटेंस आपका राइट है। जो हमारा ये पहला वाला सेंटेंस है, इसकी एक्सप्लेनेशन सुनो। पहले सेंटेंस में व्हाट का जो यूज है वो सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है। देखो, व्हाट डज ही नो अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है। ठीक है, ये क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसलिए इसलिए हमने व्हाट के बाद जो है वो क्वेश्चन फॉर्म का यूज हुआ है। क्वेश्चन फॉर्म का, व्हाट डज, व्हाट डज। समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, यहाँ पे एक जब भी क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है, तो ये आपका WH फैमिली के जितने भी होते हैं, मतलब वो स्टार्टिंग में रखे जाते हैं। WH फैमिली या फिर कोई भी जो प्रश्न पूछने का काम करता है उसको, व्हाट डज ही नो अबाउट यू। सेकंड के बारे में अगर सेंटेंस देखो आप, ठीक है, तो वर्ड जो है वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। ठीक है, मैं नहीं जानता कि वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है। ठीक है, सो इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंटेंस फॉर्म का जो सेकंड में है, मतलब जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, तो व्हाट के बाद हम सेंटेंस फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि क्वेश्चन फॉर्म का। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक, राइट। आ रही है ना समझ में बात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा और यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये दो सेंटेंस मैंने बताया, आपको बताना जरा, हुआ क्लियर। Yes, ma'am. एक सेंटेंस और देती हूँ, उसको देखो जरा। द सेंटेंस इज द अपील ऑफ द, ये पहले भी दिया है मैंने आई थिंक आपको, थर्ड है। इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे आपको पेपर में, इस तरह से। ठीक है, अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, सो अभी नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो डोंट लूज योर हार्ट, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्लास। और द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस related to rights. What are the meaning of rights? Related to rights क्या होता है? Rights क्या होता है? Rights to some other states do not affect the merit of the case. Merit of the case. बता लो, बताओ जरा।
चलो ये आपको हिंट दे देती हूँ, अपील जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो वर्ब है आपका वो क्या है, डू है। अब आपको इजी हो जाएगा एरर देखना। एक मिनट रह गया, मैं खुद ही बता रही हूँ आपको, देखो हम लोग यहाँ स्टेट के साथ हम लोग डू का यूज किया है, यहाँ पे डू नहीं होगा, यहाँ पे डज होगा। कैसे? हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो सब्जेक्ट मतलब जो वर्ब होता है इसको अकॉर्डिंगली लगाने की कोशिश करते हैं, बट ये गलत है। अगर आप इस सेंटेंस में देखो तो सब्जेक्ट क्या है आपका, ये है अपील, ठीक है। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब का यूज करना है, ठीक है। सो अपील क्या है, अपील ऑफ द विक्टिम्स, ठीक है, अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस। तो हमेशा जो है जो वर्ब है वो इसके